मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां लड़कियों के लिए डॉक्टर बनना एक सपना होता है, लेकिन यह सपना इतना आसानी से पूरा नहीं हो पाता। मैं भी डॉक्टर बनकर अपने परिवार और खुद को गर्व महसूस कराना चाहती थी। मेरे परिवार में महिलाओं को घर से बाहर काम करने की इजाज़त नहीं थी, चाहे कोई कितना भी गरीब हो। रिश्तेदार मदद करने आ जाते थे, लेकिन लड़की को बाहर काम करने की तो कोई बात ही नहीं करता था। ये सब नियम तोड़ने वाला सिर्फ एक इंसान था, मेरे पिताजी। पिताजी ने सबसे पहले अपनी मर्जी से शादी की। मेरे मामा बड़े बिजनेसमैन थे और पिताजी भी शहर में बिजनेस करने आए थे। शादी के बाद पिताजी शहर में बस गए। जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ का निधन हो गया। पिताजी और मामा बिजनेस में पार्टनर थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मामा के निधन के बाद पिताजी टूट गए थे और उनका ध्यान मुझ पर नहीं था। फिर भी मेरी परवरिश मेरे दादी नानी ने की। मैं अपने दादी के घर में रही, जहाँ कभी कभी घुटन महसूस होती थी। मेरी एक बुआ थी जो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे बुआ के लिए अफसोस होता था। तकलीफ से था क्योंकि घर वाले उसे पागल कहते थे, जबकि वह मेरे साथ बहुत खुश रहती थी और हम ढेर सारी बातें करते थे। मेरे पिताजी मुझे हर महीने एक बार शहर लेकर जाते थे। उस वक्त उन्होंने दूसरी शादी की थी और आपको शायद यह अजीब लगे, लेकिन मेरी दूसरी माँ बहुत ही अच्छी थी। वह पिताजी से कहती कि पायल को हम अपने घर ले लेते हैं, और 14 साल की उम्र में ही मैं उनके साथ रहने लगी। मेरे खानदान में सब मेरी शादी की बातें करने लगे थे, लेकिन पिताजी नहीं चाहते थे कि मेरी इतनी कम उम्र में शादी हो। वे मुझे अपने साथ शहर ले आए। यहाँ आकर मेरा एक ही सपना था, पागल लोगों का इलाज करना। मुझे मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों की मदद करनी थी। यह सुनकर मेरे परिवार के लोग बहुत नाराज़ हुए। मेरी दादी गुस्से में आ गई और मेरे ताऊ ने रिश्तेदारी खत्म करने की धमकी दी। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी इच्छाओं को पूरा करने का निर्णय लिया और मुझे पूरी आज़ादी दी। 6 साल बहुत मुश्किलों में गुजरे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे खानदान के लोग मुझे अछूत मानते थे। कोई मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मंजिल तक पहुंचने का संघर्ष जारी रखा। आज मैं 28 साल की हो चुकी हूं और डॉक्टर बन चुकी हूं। मैंने मानसिक रोगियों का इलाज किया है और आज वे स्वस्थ हैं। मैं अपनी कहानी आपसे साझा करना चाहती हूं। एक बार आगरा के एक अस्पताल में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थीं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटनाएं उस अस्पताल में चल रहे अपराधों से जुड़ी हैं, जहां जवान लड़कियों की बच्चेदानी के साथ बहुत गंदे खेल खेले जा रहे थे। मुझे आगरा का ट्रांसफ़र किया गया था, जो बिल्कुल आसान नहीं था। अस्पताल में मेरी योग्यता पर सवाल उठाए गए थे और मुझसे 2 विकल्प दिए गए थे। पहला यह कि मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और मेरा नाम मीडिया में ले लिया जाएगा, जिससे मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। दूसरा विकल्प यह था कि मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे मेरी इज्जत भी बची रहेगी और अस्पताल का नाम भी खराब नहीं होगा। मेरे लिए ये एक बहुत कठिन समय था, लेकिन मुझे और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ट्रांसफ़र वाला विकल्प चुना। आगरा के अस्पताल में आना एक बड़ा कदम था। पहले ही मैंने यहाँ के बारे में बहुत सुना था। यहाँ के माहौल को देखकर कोई भी डॉक्टर यहाँ काम करना नहीं चाहता था। अस्पताल में इलाज के लिए लाए जाने वाले मरीजों का इलाज यहाँ असंभव माना जाता था। ये सब सुनकर लोग मुझे यहाँ आने से रोकते रहे, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि यह मेरे करियर के लिए ज़रूरी था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैं चुप रहती तो मेरे खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए गए थे वो सब दुनिया के सामने आ जाएंगे। मैं बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार साबित हो जाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा, इससे बेहतर यही होगा कि मैं आगरा के हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हो जाऊं और अपने काम पर ध्यान दूं। शाम तक मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। करीब 5 बजे थे और मुझे यहाँ का माहौल देखकर ही समझ में आ गया था कि आने वाले दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होंगे। जब मैंने हॉस्पिटल में एंट्री की तो एक कैदी लड़की ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। तभी मुझे समझ में आ गया कि यहाँ काम करना आसान नहीं होने वाला। फिर भी मैंने अपना चार्ज लिया और काम में जुट गई। मैं चाहती तो कुछ दिन बाद ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा काम तो करना ही है,
क्यों ना आज ही शुरू कर लूं। मेरे हॉस्टल में लोग हैरान थे कि मैं मुंबई जैसे बड़े शहर को छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। मैंने यहाँ ज्यादा दोस्ती नहीं बनाई क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ मेरे काम पर था, पागल औरतों का इलाज करना। यहाँ बहुत तरह के पागल लोग भर्ती थे, जिनमें सबसे खतरनाक कैदी औरतें थीं जिन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता था ताकि वे खुद को नुकसान न पहुंचा सकें। मेरी ड्यूटी दिमागी बीमार औरतों का इलाज करने की थी, जिनके इलाज के लिए मेल डॉक्टरों की टीम भी थी। मेल डॉक्टरों के अलावा कोई और उनके पास नहीं जाता था। मैं बहुत मेहनत से अपने मरीजों का इलाज कर रही थी। मेरी एक मरीज रिंकी नाम की लड़की से मुझे बहुत अच्छे संबंध बन गए थे। वह मेरे इलाज और ध्यान देने के कारण जल्दी ठीक हो रही थी। अक्सर मैं उसे अपने ऑफिस में बैठा लिया करती थी। एक दिन वह मुझसे कहने लगी, पायल, तुम्हें पता है, हमारे यहाँ एक बड़ा डॉक्टर आता है जो जानबूझकर बहुत जोर से टीके लगाता है और हमेशा बाजू में ही लगाता है। वह मुझे बताने लगी कि वह डॉक्टर मेरी एक और दोस्त को लेकर जाता है। रिंकी ने कहा, मैं खिड़की से देखती हूँ, वह उसे ले जाता है। मैंने सोचा, किसी डॉक्टर को क्या ज़रूरत होगी आधी रात को किसी पागल लड़की का इलाज करने की। फिर रिंकी के इलाज के दौरान मुझे लगा कि शायद वह सच कह रही है। उस रात मैंने हॉस्टल जाने के बजाय रिंकी के वार्ड में ही रात बिताने का फैसला किया। रात के 12 बजे अचानक रिंकी मुझे कंधे से हिलाकर खिड़की की तरफ इशारा करने लगी। मैंने खिड़की से देखा और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने देखा वह डॉक्टर ही था जो एक लड़की को खींचते हुए बाहर ले जा रहा था। मैं तुरंत नीचे गई, लेकिन तब तक वह डॉक्टर और वह लड़की कहीं जा चुके थे। मुझे वह डॉक्टर का चेहरा नहीं दिखा। मुझे समझ में नहीं आया कि वह क्यों एक पागल लड़की को रात के वक्त लेकर जा रहा था। क्या इलाज के लिए या कुछ और करने के लिए? मुझे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जो हालात मैंने देखे थे वह बहुत संदिग्ध थे। अगले दिन मैंने जानबूझकर फिर से रिंकी के वार्ड में रुकने का फैसला किया, लेकिन इस बार रिंकी नहीं थी, बल्कि एक और लड़की थी और 2 डॉक्टर उसे अपने साथ ले जा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि वह लड़की कुछ नहीं कह रही थी, बल्कि चुपचाप उनके साथ जा रही थी। मुझे समझ में आ गया कि वह लड़की पागल है और शायद इसलिए वह शोर नहीं मचा रही थी। मैं तुरंत नीचे गई और उन डॉक्टरों के सामने खड़ी हो गई। मैंने उनसे पूछा, रात के इस वक्त आप लोग इस लड़की को कहाँ ले जा रहे हैं? उन दोनों डॉक्टरों ने मुझे घबराकर देखा। डॉक्टर शुक्ला, जो सीनियर डॉक्टर थे, ने कहा, हम डॉक्टर हैं तो इलाज के लिए ही ले जा रहे हैं। फिर वे उस लड़की को अपने साथ ले गए। चुपचाप मैं भी उन्हें देखती रही। यह सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। डॉक्टर शुक्ला अपने साथ किसी न किसी पागल लड़की को लेकर जाता था। मैं जानती थी कि अगर मैंने किसी से इसका विरोध किया तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह सीनियर डॉक्टर था और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जब मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि क्यों वह इन्हें जाने देती है, तो उसने कहा, मैं कैसे रोकूं, वह सीनियर डॉक्टर शुक्ला हैं। यह सब देखकर मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैंने सोचा कि अब तक जो भी हो रहा है उसे अब और सहन नहीं कर सकती। मुझे यह समझ में आ गया था कि उन लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा था, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने डॉक्टर शुक्ला के बारे में जो भी देखा था उसे अपने सीनियर को बताया, लेकिन उनका कहना था कि डॉक्टर शुक्ला का अपना तरीका है और हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोच लिया कि मैं अब रुक नहीं सकती। अगर मुझे इन लड़कियों के लिए कुछ करना है तो मुझे खुद ही कदम उठाने होंगे। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि मुझे स्वॉर्ड वार्ड में ड्यूटी दे दी जाए, लेकिन वहाँ से भी साफ मना कर दिया गया। मुझे बताया गया कि वह वार्ड बहुत खतरनाक है और मैं उसे हैंडल नहीं कर सकती। मैं निराश हो गई, लेकिन मेरे मन में सवाल थे कि डॉक्टर शुक्ला इन लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे। तो मैंने फैसला किया कि इन लड़कियों का टेस्ट किया जाए, क्योंकि वे तो खुद कुछ बोल नहीं सकती थीं। उनका टेस्ट होने से यह साफ हो जाता कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा था या नहीं। मैंने रात के वक्त एक डॉक्टर को सब कुछ बताया, लेकिन वह भी डर गई और मुझसे कहा, तुम बड़े लोगों से क्यों पंगा ले रही हो? फिर भी मैंने लड़कियों का टेस्ट करने का मन बनाया। जब मैंने उनकी जांच की तो मुझे एक लड़की के पेट पर टांके लगे हुए मिले, जैसे किसी ऑपरेशन के बाद के निशान हो। मैं चौंक गई और फिर धीरे धीरे पता चला
कि उन लड़कियों के पेट में ऑपरेशन हुए थे। मैंने उन लड़कियों का टेस्ट किया और रिपोर्ट में पाया कि उनकी बच्चेदानी गायब थी। यह देखकर मैं हतप्रभ रह गई। डॉक्टर शुक्ला और उनकी टीम ने इन मासूम लड़कियों के साथ क्या जुल्म किया था, यह समझने में मुझे वक्त लगा। अब मेरे पास सबूत थे और मैंने तय किया कि मैं अस्पताल के हेड को सब कुछ बताऊंगी। मैं पूरी उम्मीद और जोश के साथ उठी, लेकिन तभी मुझे ख्याल आया कि मुझे पहले यह जानना होगा कि उन लड़कियों की बच्चेदानी का क्या इस्तेमाल हो रहा था। मैंने सोचा कि अगर मैं सीधे अस्पताल के हेड के पास जाती हूँ तो सबूत से पहले यह सवाल उठाना ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगा कि अस्पताल का ज़्यादातर स्टाफ इस बारे में जानता है, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं था। सभी डॉक्टर और स्टाफ डर के मारे चुप थे, क्योंकि वो जानते थे कि डॉक्टर शुक्ला सीनियर हैं और किसी के पास उनकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन अस्पताल में एक नई लड़की आई और मुझे देखते ही मेरे होश उड़ गए। वह लड़की मुझे बहुत अच्छी तरह से याद थी, क्योंकि वह एक न्यूज़ रिपोर्टर थी और पहले मेरे इंटरव्यू में भी आई थी। वह मुझे अपनी कहानी सुना चुकी थी। उस लड़की के जाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अब कुछ करना होगा। उसी दिन जब मैं राउंड पर जा रही थी, मुझे वही रिपोर्टर फिर से दिखाई दी। वह मुझसे मिलने के लिए आई और बोली, मैम मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने कहा, यहाँ नहीं, कहीं और बात करते हैं। आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपसे फ़ोन पर बात करूँगी। उसका अंदाज़ देखकर मुझे कुछ शक हुआ, लेकिन मैंने उसे अपना नंबर दे दिया। नंबर दे दिया। वह लड़की धन्यवाद कहकर चली गई। इस बीच मुझे अस्पताल में ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन मेरी मेहनत और काबिलियत के कारण मुझे जल्द ही अस्पताल का इंचार्ज बना दिया गया। मुझे महसूस हो रहा था कि इस अस्पताल में कुछ तो गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि मेरी कड़ी मेहनत के बाद भी किसी ने मेरे खिलाफ कुछ न कुछ चुपके से किया था। मैं जानती थी कि मुझे अब किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है तो रास्ते में खतरों का आना तय हो जाता है। सब लोग मेरे सामने मुस्कुराते थे, लेकिन मैं जानती थी कि पीठ पीछे क्या हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे खिलाफ कौन सी साजिश रची जा रही थी। मुझे तब एहसास हुआ जब हालात मेरे हाथ से बाहर हो गए। मेरे खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, क्योंकि अस्पताल की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मुझे जानबूझकर फंसाया गया था। कुछ दिन पहले ही अस्पताल ने अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए डोनेशन दिया था और उस पर मेरे सिग्नेचर थे। मुझे खुद मेल करके कहा गया था कि मुझे इतनी बड़ी रकम डोनेट करनी है, लेकिन बाद में पता चला कि वह मेल एक फर्जी अकाउंट से आया था। यह सारा मामला एक रिपोर्टर लड़की ने मिर्च मसाला लगाकर मीडिया में पेश किया था। मुझे इससे बहुत झटका लगा, क्योंकि पहले तो वह लड़की मेरे साथ एक इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन अब उसने मुझे झूठे आरोपों में फंसा दिया। वह लड़की वही थी जिसने मुझे मुंबई में भी फंसाने की कोशिश की थी और फिर मेरे आगरा ट्रांसफ़र की वजह बनी थी। अब यहाँ आगरा में भी वही लड़की मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी। मैंने सोचा कि मेरी सारी बर्बादी की जिम्मेदार यही लड़की है। ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैं यहाँ आई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की यहाँ कैसे पहुँची और उसे यहाँ एडमिट किसने किया। 3 महीने पहले जब ये लड़की मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, तब वह बिल्कुल ठीक थी और मेरे खिलाफ साजिश करने वालों का साथ दे रही थी। लेकिन अब वह बीमार हो गई थी और अस्पताल में भर्ती थी। जब मैं उससे मिली तो उसने मुझे खोई खोई आंखों से देखा, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने देखा कि उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, जैसे उसे करंट दिया गया हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ, लेकिन यह ज़रूर था कि इस लड़की ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। फिर भी मैं बदला लेने का सोचकर उसके साथ बुरा नहीं करना चाहती थी। मैंने उसका इलाज शुरू किया और साथ ही डॉक्टर शुक्ला के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगी। लेकिन डॉक्टर शुक्ला बहुत शातिर इंसान थे। मेल वार्ड में महिला डॉक्टर का जाना मना था, क्योंकि वहाँ पुरुष डॉक्टर होते थे। मैंने कई बार देखा कि वह लड़कियों को पुरुष वार्ड में ले जाते थे। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब वह अगला शिकार करेंगे, लेकिन अब डॉक्टर शुक्ला को शक हो गया था कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ। एक दिन वह मेरे पास आए और कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं।
अगर मैंने उनके काम में दखल देने की कोशिश की तो मुझे परेशानी हो सकती है। डॉक्टर शुक्ला के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक खुद को संभालने की कोशिश करती रही। मैं उन्हें जवाब देना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकली। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों मैं कमज़ोर बन गई। मैंने देखा कि काजल बहुत डर हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तो वह कहने लगी, वह गंदा आदमी है, डॉक्टर शुक्ला के बारे में बात कर रही थी। मैं उसे गोली देने के बाद उसका इलाज करती रही। मेरा मकसद यह था कि वह जल्द ठीक हो जाए, ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि वह यहाँ कैसे आई और कौन उसे यहाँ छोड़कर गया था। रजिस्टर चेक करने पर पता चला कि काजल को उसके किसी दोस्त ने यहाँ छोड़कर गया था। काजल की हालत अब ठीक होने लगी थी। इलाज के कारण वह पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन जब तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं कोई कदम नहीं उठा सकती थी। काजल को मैंने 1 महीने तक इलाज दिया और आज वह पूरी तरह ठीक हो गई। जब मैंने उससे पूछा कि वह यहाँ कैसे आई, तो उसने बताया, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए मुझे सज़ा मिली। मेरा काम रिपोर्टिंग करना था। मुझे पूरे शहर के पागल खाने की जानकारी जुटानी थी और वीडियो बनानी थी। मैं पागल खाने की बातें रिकॉर्ड करती थी और मेरे पास सबूत भी थे। काजल ने कहा, मैं पहले यहाँ रिपोर्टिंग करने आई थी और 10 दिन तक यहाँ रुकी। इस दौरान मैंने यहाँ के पागल खाने की बहुत अजीब बातें पाईं। यहाँ मर्दों के शरीर से एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और पागल औरतों से उनकी बच्चेदानी निकाल ली जाती थी। मैं इन सबको रिकॉर्ड करके चैनल के मालिक को दे दी थी। फिर मुझे कहा गया कि मैं आपके खिलाफ एक शो करूं, वरना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं डर के मारे आपके खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। काजल ने बताया, अब मुझे सच्चाई का पता चल चुका था और मैंने चैनल वालों को धमकी दी थी कि अगर वे मुझे पकड़ते हैं तो मैं सबको बता दूंगी कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब मैं दुनिया के सामने लाऊंगी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे बांध दिया। मुझे करंट देकर मेरी याददाश्त मिटाने की कोशिश की। वे लोग मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन फिर मुझे आप जैसी डॉक्टर मिली जिसने मुझे पहले जैसा ठीक कर दिया। काजल की कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बताया कि मैं भी अब डॉक्टर शुक्ला के बारे में सब जानना चाहती हूँ और यह सब सामने लाने का फैसला कर लिया है। लेकिन मेरी आधी परेशानी तो तुमने ही हल कर दी। तुमने मुझे बता दिया कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अभी भी यह पता नहीं चल पाया कि डॉक्टर शुक्ला बच्चेदानी निकाल कर क्या करते हैं। काजल मुझसे कहने लगी, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने पूछा, तुम क्या करोगी? काजल बोली, मैं तो पागल हूँ और पागल तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शुक्ला के पीछे जाऊँ और सब कुछ पता करके आ जाऊँ। लेकिन इसमें बहुत रिस्क था। मुझे काजल की जान को खतरे में डालना नहीं था, क्योंकि वह पहले भी काफ़ी नुकसान उठा चुकी थी। अब मैं कुछ ऐसा नहीं चाहती थी। मेरे पास अब एक और प्लान था। मेरे पास एक बटन कैमरा था जिसे इस्तेमाल करके सारी सच्चाई का पता लगाया जा सकता था। मैंने अगले दिन मार्केट से एक बटन कैमरा खरीदा और काजल को दे दिया। फिर मैंने काजल को उस वार्ड में भेज दिया जहां डॉक्टर शुक्ला राउंड लगाने वाले थे। काजल बहुत खूबसूरत और जवान थी। मुझे पूरा यकीन था कि डॉक्टर शुक्ला का ध्यान जरूर जाएगा। जैसे ही रात हुई, मैंने देखा कि डॉक्टर शुक्ला अपने साथ ही डॉक्टर के साथ वार्ड में गए। कुछ देर बाद वह बाहर आए और उनके साथ काजल भी थी। मेरा दिल दौड़ने लगा। अब मुझे अपनी कार्रवाई करनी थी। मैं जल्दी से डॉक्टर के पास गई। काजल का हाथ पकड़कर कहा, आप लोग जो भी करते हैं अपने मरीजों के साथ करें। यह मेरी मरीज है, आप इसे अपना शिकार नहीं बना सकते। मेरे इस तरह बोलने पर डॉक्टर शुक्ला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह दोनों खाली हाथ वहां से चले गए। मैंने काजल से पूछा, काम हो गया? तो उसने कहा, हाँ जी हो गया। मैंने दोनों डॉक्टर के कोट की जेब पर कैमरा फिट करवा दिया है। मैंने काजल की तारीफ की और फिर हम दोनों मेरे ऑफिस में बैठकर मोबाइल पर लाइव वीडियो देखने लगे, ताकि हम जान सकें कि अब डॉक्टर शुक्ला क्या कर रहे थे। डॉक्टर शुक्ला ने अपनी लैब में जाते ही झटके से टेबल पर हाथ मारा और दूसरे डॉक्टर से कहा, ओपीडी वाले डॉक्टर इतने दिन से हमारा रास्ता रोक रहे हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा।
हमें उसका कांटा निकालना होगा, वरना हमारी असलियत सामने आ जाएगी। यह सुनकर मैं हंसी। उन्हें मेरे बारे में पता नहीं था। तभी एक और डॉक्टर कमरे में आए। उनके साथ एक बेहोश लड़की थी, जिसे उन्होंने टेबल पर लिटा दिया। आज शायद वह इस लड़की की बच्चेदानी निकालने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि भागकर उस लड़की को बचा लूं, लेकिन मुझे सबूत जुटाने के लिए चुप रहना जरूरी था। डॉक्टर शुक्ला और उनके साथी ने उस लड़की से बच्चेदानी निकालकर एक प्लास्टिक की थैली में डाल दी और फिर उसे पैक करके भेज दिया। ये सब कुछ मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अब मेरे पास उन डॉक्टरों को सजा दिलवाने के लिए पुख्ता सबूत थे। अगले दिन मैंने सारे सबूत पुलिस को देने के बजाय सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। मुझे डर था कि अगर पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई होगी तो वे सारे सबूत नष्ट कर सकते थे। सोशल मीडिया पर वीडियो डालते ही तूफान मच गया और पुलिस पर दबाव बढ़ गया। आखिरकार पुलिस को डॉक्टर शुक्ला और उनके साथियों को गिरफ्तार करना पड़ा। डॉक्टर शुक्ला ने पुलिस को बताया कि वह ट्रांसजेंडर्स में बच्चेदानी ट्रांसप्लांट करके बच्चों की पैदाइश का तरीका खोज रहे थे। उन्होंने कई ट्रांसजेंडर्स और दूसरी महिलाओं के शरीर से बच्चेदानी निकालकर उनमें ट्रांसप्लांट किया था। उनका यह प्रयोग बिल्कुल गलत था और इसे रोकना जरूरी था। काजल ने भी वीडियो बयान देकर मेरी बेगुनाही साबित कर दी और अदालत ने डॉक्टर शुक्ला को सजा दे दी। उनका मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। मेरी सच्चाई सामने आई और मुझे मुंबई में फिर से एक और नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन अब मैं यही रहना चाहती थी। इस जगह का माहौल बदलने के लिए मुझे जैसे डॉक्टर की ज़रूरत थी। मैं यहाँ मेहनत और लगन से काम कर रही थी ताकि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पागलों को ठीक कर सकूं, ताकि वे भी हमारे जैसे जीवन जी सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।